नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि 15 अगस्त के बाद मेरा जो मराठी प्रतिपक्ष चैनल है उस पर मैं पहले हिंदी वीडियो डालता था, वो मैंने बंद कर दिया है। और मेरे हिंदी वीडियो सुनने वाले जो है उनके लिए प्रतिवाद नाम का अलग से चैनल बनाया है। तो जिनको मेरे वीडियो हिंदी में सुनने हैं वो मेहरबानी करके प्रतिवाद देखते रहे, प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। अब मैं आज के वीडियो के तरफ मुड़ता हूं। दोस्तों, जब हमारे जिंदगी में या हमारे फैमिली के परिवार की जिंदगी में कोई समस्या आ जाए तो उसका हल ढूंढने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए हम कोशिश करते हैं। और कोशिश इस ढंग से करते हैं कि उसका समाधान निकले, वो समस्या खत्म हो जाए या कम हो जाए। और इसलिए हम अगर सबसे पहले काम ये करते हैं, इकट्ठा बैठ के अकेला आदमी या पूरा परिवार मिलकर क्या करते हैं, समस्या क्या है, समस्या क्या है ये ढूंढने की और समझने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वी मस्ट हैव द प्रॉब्लम, वी मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। उसके बाद ही हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, समाधान निकाल सकते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम समझना जरूरी होता है और सिर्फ समझने से काम नहीं बनता। तो जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका आत्म परीक्षण भी करना पड़ता है कि हमने ये गलती क्यों की, ये समस्या क्यों पैदा हुई, हमारी क्या गलती हुई, या हमारे आसपास के कुछ लोगों ने अगर कुछ किया है तो उनकी गलती के कारण क्या हमारे सामने समस्या खड़ी हो गई। तो पहली बात ये होती है कि हम समस्या समझने की कोशिश करते हैं, समस्या ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अगर समस्या हमारे समझ में आ गई, पकड़ में आ गई, तो ही हम प्रयास करके उसका समाधान निकलने की कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा समाधान निकल आए ना आए, पूरी की पूरी समस्या सॉल्व ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, लेकिन कुछ तो समस्या हल्की हो जाती है। तो बात यह हो जाती है कि हम ये नहीं समझ पाते कि क्या हो गया। इसलिए समस्या समझना जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। और स्वीकारना भी जरूरी होता है। अगर नहीं स्वीकारेंगे तो सुधारने की कोशिश बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हम समाधान ढूंढना ही नहीं चाहते। समस्या यही नहीं है, ये हम समझ बैठे तो समाधान निकलना और उसका अमल करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और इसलिए ये समाधान जरूरी होता है, लेकिन समस्या स्वीकार जरूरी होता है। तो हम अगर देखते हैं पिछले, अब आज की बात करते हैं, जब लोकसभा चुनाव जीत गया था बीजेपी, वैसे तो हार गई, उनकी मेजोरिटी चली गई, लेकिन कांग्रेस भी जीती नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को 52 से लेकर 99 तक पहुंचाया। तो कितने बड़ी जीत हासिल की, क्या क्या चर्चा शुरू हो गई, कितनी राहुल गांधी की प्रशंसा शुरू हो गई। 2014 में चुनाव लड़ते हुए मोदी जी पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में आए थे, पहली बार। और पहली बार उन्होंने अपनी पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी बहुमत तक पहुंचाया। और सिर्फ बीजेपी को नहीं है, बीजेपी ये 2014 में मेजॉरिटी में चलकर आई तो उसमें एक इतिहास बना था। आजादी के आंदोलन के बाद जब चुनाव शुरू हुए तब से लेकर 2014 तक दूसरी कोई बिगर कांग्रेस पार्टी, सिंगल पार्टी बहुमत नहीं ला पाई थी। और सिंगल पार्टी की बात छोड़ो, गठबंधन भी, गठबंधन की जो लड़ाइयां होती थी उसमें भी किसी गठबंधन को कांग्रेस के खिलाफ बहुमत पाना इम्पॉसिबल बन गया था। इस सब पार्श्वभूमि पर अगर हम 2014 का चुनाव देखें तो मोदी ने करिश्मा नहीं दिखाया था, चमत्कार दिखाया था, चमत्कार दिखाया था। जो बीजेपी वाजपेयी अडवाणी के समय में 200 पार नहीं कर सकती थी, उस पार्टी को मोदी जी ने 300 के पास लाकर खड़ा कर दिया था। 200
82 सीटें जीतकर दिखाई थी। 2019 में तो 300 पार कर दिया। तो वो जो चमत्कार था उसकी भी सराहना, प्रशंसा जितनी नहीं हुई उतनी राहुल को 99 सीट के लिए प्रशंसा मिलती रही। और बीजेपी 2 बार बहुमत लाने के बाद तीसरी बार बहुमत गवाया, फिर भी सत्ता टिकाई, फिर भी आलोचना का कारण बन गए मोदी और बीजेपी। हार गए, हार गए। अरे तीसरी बार अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो हारे कैसे? हाँ, बहुमत लाने में उनकी हार हो गई, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले जो गठबंधन बनाया था उस गठबंधन को तो बहुमत मिला था, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। और राहुल गांधी जो गठबंधन बनाए थे वो बीजेपी के अकेले 240 का आंकड़ा था, वो भी गठबंधन, इंडी गठबंधन पार नहीं कर पाया, फिर भी राहुल गांधी का प्रशंसा चलती रही। तो ये समझना जरूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे तो हम हरियाणा नहीं समझ सकते, ना आने वाला झारखंड महाराष्ट्र का चुनाव हम नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि हम गलतियों को अगर माफ करें या नजरअंदाज करें तो गलतियां सुधरी नहीं जाती और समस्या का समाधान नहीं निकाला जाता। मुझे एक बात गावस्कर की याद आती है। गावस्कर का ये जो कोट में कर रहा हूं वो मैंने इससे पहले भी किया है। एक किसी मैच में गावस्कर कमेंटेटर थे और वो 2020 का मैच था। तो गावस्कर तो पुराने जमाने के खिलाड़ी है, टेस्ट मैच बढ़िया खेलते थे, वो क्रिकेट बढ़िया खेलते थे, रूल के मुताबिक जाते थे, किताब के मुताबिक जाते थे, कॉपी बुक स्टाइल जिसको बोलते हैं। तो गावस्कर गलतियां नहीं करते थे, ये अच्छा स्कोर बनाते थे क्योंकि गावस्कर गलतियां नहीं करते थे। और इसलिए गावस्कर की बैटिंग एक पाठ माना जाता है, पाठ माना जाता है। जिसको अच्छी क्रिकेट खेलनी है उसको गावस्कर एक आइडोल मानना चाहिए। तो ऐसे गावस्कर क्रिकेट की समीक्षा करते हैं तो वो बहुत बढ़िया होती है। तो 2020 के कुछ कौन सी मैच थी मुझे याद नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी ने एक गलत बॉल पर बड़ा स्ट्रोक मारा और कैच होते होते कैच छूट गया और वो सिक्सर बन गया। तो उस पर गावस्कर ने जो टिप्पणी की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो बोले ये बिल्कुल गलत शॉट था, ये बिल्कुल, मेरे कोच होते तो मुझे गालियां देते उस समय कि कौन सा शॉट खेल रहे हो, विकेट चली जाती। विकेट ना गवाकर स्कोर करना यही क्रिकेट का असली आत्मा है, वगैरह वगैरह उन्होंने बताया था। लेकिन वो बोले कि आज अगर 2020 का जमाना है तो विकेट गिरे या ना गिरे रन्स निकलने चाहिए। जल्दी जल्दी विकेट गिरते कोई बात नहीं, लेकिन हर विकेट जाने के पहले इतने स्ट्रोक मारो कि रन रेट हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। और यही तो है, शॉट गलत था लेकिन उसका सिक्सर बन गया तो वो गलती पर पर्दा डाला जाता है। वो शॉट गलत था, अगर आउट हो जाता तो सब लोग उसको ही गाली देते, उस बैट्समैन को। लेकिन जबकि सिक्सर चला गया है, छक्का चला गया है, तो गलती ढक गई, उस पर पर्दा पड़ गया। और वही बात समस्या और समाधान की होती है। अगर विकेट चली जाती तो कहां गलती हो गई उसकी मीमांसा होती, लेकिन अगर सिक्सर चला गया तो भूल गए। तो वही बात कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं मिली। पिछले 3 चुनाव कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर रही, 44, 52, 99। फिर भी राहुल गांधी की पीठ थपथपाई गई। क्यों? क्योंकि बीजेपी का रन रेट, बीजेपी की सीटें कम आ गई, उनका बहुमत पूरा नहीं हो पाया। तो ये निगेटिव थिंकिंग होती है। इसलिए राहुल गांधी ने लोकसभा में भी कुछ गलतियां की है, तो वो गलतियां जो है उसकी चर्चा होनी चाहिए, जो चर्चा नहीं होती। और यही कांग्रेस के लिए एक समस्या बन गई। 2009 से लेकर राहुल गांधी पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी पर अपनी लीडरशिप थोपने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसे इंदिरा जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो या कल परसों के जमाने में सोनिया गांधी ने भी राहुल गांधी से अच्छी लीडरशिप कांग्रेस को दी है। नरसिंह राव और केसरी के जमाने में कांग्रेस हारती थी, उसको वहां से लाकर फिर सत्ता में 10 साल के लिए बिठाने का कारण सोनिया गांधी की लीडरशिप है। तो मानना पड़ेगा, अपनी पार्टी की ताकत पर चुनाव अच्छी तरीके से अच्छे आंकड़ों से नहीं जीत पाते तो गठबंधन बनाकर सोनिया ने वो चला के दिखाया, गवर्नमेंट चला के दिखाया, तो उनकी सराहना करनी पड़ेगी। लेकिन वही अपनी विरासत जो सोनिया गांधी राहुल गांधी को सौंपना चाहती है, और इसलिए 2009 के चुनाव के बाद उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस की लीडरशिप उन पर सौंपने की कोशिश की है। लेकिन जितने चांस मिले उतनी बार राहुल गांधी ने फेल होकर ही दिखाया। यहां तक कि 2019 में वो अपनी परंपरागत अमेठी की सीट थी वो भी हार गए, और पिछले 2024 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। फिर उन्होंने फैमिली की जो परंपरागत सीट है जहां इंदिरा जी सोनिया जी जीत कर आई थी, वो रायबरेली से चुनाव लड़ा और लोकसभा पहुंचे, वायनाड से भी लड़ा। लेकिन बात समझने की जरूरी है कि राहुल गांधी कहां गलती करते हैं, उस पर अगर आप चर्चा नहीं करोगे, पार्टी की तरफ से क्या गलती हो रही है उस पर चर्चा नहीं करोगे, तो कांग्रेस के सामने जो समस्या है उसका समाधान कभी भी ढूंढा नहीं जा सकता, ना कि उसका समाधान अमल में ला सकते हैं। यही तो है। और इसलिए क्या होता है कि अगर हार जाते हैं, बुरे रिजल्ट आते हैं, बुरे नतीजे आते हैं, तो किसी ना किसी को बलि का बकरा ढूंढा जाता है। अब बहुमत तो लोकसभा में नहीं मिला, ना सत्ता में आए, फिर भी सीटें कांग्रेस की बढ़ गई और बीजेपी की सीटें कम हो गई, इसलिए जश्न मनाया गया और राहुल गांधी के सर पर उसका सेहरा बांधा गया। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हाँ, बीजेपी की जो गलतियां थी उसके कारण बीजेपी का बहुमत चला गया। चर्चा उस पर बहुत हुई है पिछले 4 महीने में, बीजेपी की क्या क्या गलतियां हो गई इस पर तो बहुत चर्चा हुई है, बहुत चर्चा हुई है। और बीजेपी ने खुद भी वो गलतियां ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि हारना जीतना बीजेपी को अपनी समस्या लगती है और वो समस्या पर समाधान ढूंढने की कोशिश बीजेपी करती है, आत्मपरीक्षण करती है। लेकिन कांग्रेस में आत्मपरीक्षण प्रतिबंध, उस पर प्रतिबंध है कि आत्मपरीक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मपरीक्षण किया तो राहुल गांधी की गलतियां उजागर करनी पड़ेगी, वो स्वीकारनी पड़ेगी। इसलिए कांग्रेस में आत्मपरीक्षण नहीं होता। अब देखिए हरियाणा में अरे इतनी हवा थी कि मानो कांग्रेस जीत गई है, सिर्फ शपथ समारोह बचा हुआ है, नतीजे आने बाकी है, वोटिंग होना बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने तो हरियाणा फिर से जीत लिया है। ऐसा ही माहौल बनाया गया था, वो माहौल नहीं था, बनाया गया था, एक आभास बनाया गया था। और जब उसी तरीके से ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आ गए तो कांग्रेस भी मानने लगी कि हमने तो जीत लिया है, हमने तो जीत लिया है। तो समस्या दोस्तों ये है, समस्या ये है कि समस्या पर चर्चा मत करो, समस्या का उल्लेख भी मत करो, क्योंकि समस्या पर चर्चा करना शुरू कर दोगे तो राहुल की गलतियां उजागर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए उस पर चद्दर डालो, ढक डालो उसको। मुझे याद है 2009 के बाद राहुल गांधी राजनीति में आगे आगे कैसे बढ़ते गए। 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हो गया था तो 146 से कांग्रेस 206 तक पहुंची थी, 60 सीटें कांग्रेस की बढ़ी थी, और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी थी, 22-23 सीटें कांग्रेस की आई थी। तो उसका सेहरा राहुल गांधी के सर पर बांधा गया कि राहुल यूपी संभाल रहे थे और राहुल ने उत्तर प्रदेश में 22 सीटें जीतकर दिखाई। असलियत ये थी कि 4 पार्टियों में
बीएसपी, एसपी, कांग्रेस और बीजेपी, इनमें वोटों का बंटवारा होता था और थोड़ा ज्यादा इधर उधर हो गया तो एक पार्टी सबसे बड़ी बनती थी और दूसरी पार्टी बिल्कुल छोटी बनती थी। तो कांग्रेस 22-23 सीटों पर चली गई और बीजेपी कुछ 10 सीटों तक नीचे आ गई। एसपी और बीएसपी 20-19 वगैरह थी। लेकिन राहुल गांधी के कारण यूपी में कांग्रेस का पुनरुज्जीवन हो रहा है, इसीलिए अब फिर से विधानसभा चुनाव आएगा तो कांग्रेस को सत्ता में लाना है। इसलिए 3 साल राहुल गांधी यूपी में डेरा डालकर बैठ गए। उनको गाइड करने के लिए, मदद करने के लिए दिग्विजय सिंह भी थे। और 2012 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की हाल और खस्ता हो गई। विधानसभा में मायावती मुख्यमंत्री थी, उनका बहुमत चला गया, समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। तो उस चुनाव का आधा वोटिंग हो चुका था, 1 या 2 दौर का वोटिंग बाकी था। उस वक्त किसी पत्रकार ने दिग्विजय सिंह से पूछा, अगर कांग्रेस हार जाती है तो उसका जिम्मा कौन लेगा? तो दिग्विजय सिंह बोले, बिल्कुल, हम कार्यकर्ताओं का है, पार्टी का है, पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी है जिताना। तो उसी पत्रकार ने पूछा, लेकिन अब अच्छा अगर विधानसभा में कांग्रेस का बहुमत आता है तो उसका क्रेडिट किसको दोगे? तो बोला, बिल्कुल राहुल गांधी को देंगे। अगर जीतते हैं तो क्रेडिट राहुल गांधी का होता है और हारती है कांग्रेस पार्टी तो उसका ठिकरा कांग्रेस पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं के सर पर ही फूटेगा, क्योंकि यही तो हमारा निष्कर्ष है, यही तो कांग्रेस पार्टी के राजनीति का आधार है। तो समस्या आप समझ लो, राहुल गांधी गलती करेंगे, उस पर चद्दर डालना, यही कांग्रेस पार्टी की चुनाव की राजनीति रणनीति है। तो इसलिए गलतियां तो राहुल गांधी करेंगे, लेकिन उस पर चर्चा मीमांसा नहीं करनी है। उस पर चर्चा मत करो, उसको छुपाओ और अगली गलतियां करने के लिए राहुल के हाथ में पूरी पार्टी दे दो। यही तो समस्या है और इसलिए उसका समाधान ना निकल रहा है ना उसका अमल हो रहा है। अब देखिए, जैसे गावस्कर की बात मैंने की थी तो गावस्कर ने बोला था, एक गलत शॉट मारता है, अगर वो सिक्सर निकल जाता है तो गलती ढक जाती है, अगर कैच आउट होता है तो बोलेंगे इसने गलत ढंग से बैटिंग की है। तो लेकिन मीमांसा तो होती है ना, मीमांसा तो होती है, लेकिन जब सक्सेस हो जाता है, छक्का निकल जाता है तो गलत स्ट्रोक भी सही माना जाता है। राहुल गांधी के लिए वही सहूलियत कांग्रेस की चुनाव रणनीति में रही है। लेकिन हार जाए तो ठिकरा किसी ना किसी के सर पर तो फोड़ना है। तो जब हरियाणा में हार गए तो उसका ठिकरा हुड्डा के सर पर फोड़ा गया। बीजेपी लोकसभा में बहुमत नहीं पा सकी तो उसकी चर्चा तो हो गई, कम से कम गलतियां ढूंढकर उस पर समाधान निकाला गया और इसका ही फायदा बीजेपी को विधानसभा के हरियाणा के चुनाव में मिल गया। कारण समझ लीजिए, क्योंकि समस्या जो थी वो ढूंढी गई, स्वीकार किया उसका और उस पर समाधान निकाला और समाधान का अमल भी हो गया, जीत गए। कांग्रेस में ये नहीं हो सकता। राहुल गांधी कितने भी गलत स्ट्रोक मारे, उसको उंगली उठाकर कोई आउट करने वाला नहीं है पार्टी में, और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। सादा सीधे साधे बोलना है तो राहुल गांधी ही कांग्रेस के लिए समस्या बन चुके हैं। लेकिन उस समस्या पर बात करना नहीं है, ना कि चर्चा करनी है, ना कि इंट्रोस्पेक्शन करना है। तो कांग्रेस इसीलिए तो लोकसभा में जो सीटें बढ़ी उसकी चर्चा हुई, लेकिन जो जो गलतियां हुई उस पर चर्चा नहीं हुई। और इसीलिए मध्य प्रदेश या और कहीं जो गलतियां हुई वही गलतियों का रिपीटेशन हरियाणा में हो गया। तो अब शुरू शुरू में, यानी पहले हफ्ते में भूपिंदर सिंह हुड्डा पर ठिकरा फोड़ा गया। अब कांग्रेस के जो रणनीतिकार है सुनील कोनिगोलू, जो कुछ समय पहले
प्रशांत किशोर के साथ काम करते थे, अब इंडिपेंडेंट करते। लोकसभा, कर्नाटक विधानसभा, तेलंगाना विधानसभा, इस सब चुनाव में हरियाणा तक ये कोनू जो है वही कांग्रेस की रणनीति बनाते थे। लेकिन जब सक्सेस मिला तो श्रेय किसको गया? राहुल गांधी को। राहुल गांधी के कारण तेलंगाना जीत गए, राहुल गांधी के कारण कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई, राहुल गांधी के कारण लोकसभा में कांग्रेस के 99 सीटें आई। हरियाणा में हार गए तो ठिकरा किसके सर पर फूटा? हुड्डा के। और अब आहिस्ते आहिस्ते सुनील कोलीगुलू को गुनहगार माना जाता है, क्योंकि उनकी रणनीति, उनकी मार्केटिंग, उनके जो आउटसोर्सिंग है, उसी कारण हरियाणा में कांग्रेस की हार हो गई। ये इसकी चर्चा शुरू हो गई है। समस्या आप समझो, समस्या राहुल गांधी है, लेकिन समाधान के लिए हुड्डा हो या कोनीगुलू हो, इनके सर पर ठिकरा फोड़ा जाएगा तो कांग्रेस बार बार हारती रहेगी, हारती ही रहेगी, लेकिन समाधान नहीं निकलेगा, समाधान नहीं निकलेगा। हाँ, इधर उधर कभी जीत पाएंगे, दूसरी पार्टियों की, विरोधी पार्टियों की गलतियों के कारण कांग्रेस जीत जाएगी तो सेहरा राहुल के सर पर बना जाएगा, और हारती है तो किसी दूसरे के सर पर ठिकरा फूटेगा। ये कांग्रेस की समस्या है। लेकिन चर्चा अगर नहीं करनी है तो उसका समाधान नहीं निकलेगा, हार तो तय है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।